हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज की जो क्लास है वो बीएसटीसी, पीटीटी, राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, वनपाल, वन रक्षक, जितने भी आने वाली राजस्थान की भर्तियां हैं और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें राजस्थान का इतिहास आता है, उन सभी के लिए आज की क्लास बड़ी महत्वपूर्ण रहने जा रही है, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का आधुनिक इतिहास यानी कि किसान आंदोलन। क्या पढ़ेंगे? किसान आंदोलन पढ़ेंगे हम। किसान आंदोलन में क्या पढ़ेंगे? तो बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत करेंगे आज। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा ताकि अन्य लोगों तक भी यह पहुंच सके। ओके, तो हम पढ़ेंगे आज बिजोलिया किसान आंदोलन। बड़ा ही लाजवाब मजेदार टॉपिक रहने वाला है, एकदम मजे से पढ़ेंगे। तो आप अंत तक जरूर देखिएगा वीडियो को। मैं कहता हूं इस वीडियो में आपको याद हो जाएगा किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन। ओके, तो शुरू करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन। अब देखो, ये बिजोलिया किसान आंदोलन है, ये क्या है? बिजोलिया नाम क्यों है, किसान क्यों है और आंदोलन क्यों है? पहली बात तो हम देखते हैं आंदोलन क्या होता है। आंदोलन सरकार के विरुद्ध, राजा के विरुद्ध या जो कोई भी प्रशासन में है वर्तमान समय में, तात्कालिक समय में प्रशासन में जो था उसके विरुद्ध में, उसके विपरीत में, उनके खिलाफ जो कोई भी मोर्चा, आंदोलन, आवाज उठाता है उसे आंदोलन कहते हैं। जैसे कि अभी भारत सरकार, केंद्र सरकार के विरुद्ध हम कोई भी आंदोलन करें, जैसे हम विद्यार्थी हैं, हमारा कोई हित अहित हो जाता है, हमारा कोई हक छीन जाता है, तो हम क्या करते हैं? आवाज उठाते हैं सोशल मीडिया पर, एप्लीकेशन के द्वारा, कलेक्टर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जहां तक हो न्यायालय, हम क्या करते हैं? विरोध में, खिलाफ खड़े होते हैं और वो आंदोलन कहलाता है। उसी प्रकार उस समय राजाओं का शासन था और उसके अलावा ब्रिटिश सरकार का भी शासन था, यानी कि एक साथ दो लोग अपनी टांग अड़ा रहे थे हमारी जनता के साथ। ओके, तो आंदोलन हुआ। किसने किया आंदोलन? तो किसानों ने किया। अब किसानों का क्या क्या कारण होगा वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। इसका नाम बिजोलिया किसान आंदोलन क्यों रखा? बिजोलिया किसान आंदोलन क्यों रखा? कोई दूसरा नाम नहीं मिला था क्या उनको? नाम तो मिला होगा, लेकिन इसका नाम इसलिए रखा क्योंकि बिजोलिया एक जगह का नाम है, गांव का नाम है। किसका नाम है? जगह, या फिर हम कह दें गांव। अब ये गांव क्या है? ये एक ठिकाना है। क्या है? ठिकाना। क्या है? ठिकाना। और इस ठिकाने पर रहते थे सामंत। कौन रहते थे? सामंत। यानी ठिकाने का जो मुखिया होता था वो होता था सामंत। कौन होता था? मुखिया। ठिकाने का मुखिया कौन होता था? सामंत। और ये सामंत किसका आदमी होता था? तो राजा का आदमी होता था। किसका? राजा का आदमी या राजा का प्रतिनिधि बोल दो हम। क्या हो जाता? राजा का प्रतिनिधि। और उस समय राजा कौन था? तो बिजोलिया, पहले तो हमें देखना पड़ेगा लोकेशन कहां पर है। तो लोकेशन है वर्तमान भीलवाड़ा में। बिजोलिया कहां पर है? वर्तमान भीलवाड़ा जिले में। वर्तमान भीलवाड़ा जिले में। कहां पर? भीलवाड़ा जिला। अब भीलवाड़ा जिला उस समय कहां पर आता था? तो उस समय आता था मेवाड़ में। मेवाड़ में। ओके, कहां पर आता था? मेवाड़ में आता था। और मेवाड़ के राजा उस समय कौन थे? तो मेवाड़ के राजा थे भूपाल सिंह। कौन थे? सॉरी, फतेह सिंह। फतेह सिंह। मेवाड़ के राजा उस समय थे फतेह सिंह। आई बात समझ में कि बिजोलिया एक गांव था, एक ठिकाना था। उस ठिकाने का ठाकुर कहो, सामंत कहो, वो था, एक सामंत था, उसका नाम था कृष्ण सिंह। ओके, आगे हम पढ़ेंगे। वो कृष्ण सिंह किसका आदमी था? तो राजा का आदमी था। राजा कहां का था? तो उदयपुर, मेवाड़ का राजा था। और राजा कौन था? तो फतेह सिंह था। फतेह सिंह का आदमी सामंत, और सामंत कौन था? कृष्ण सिंह था। ओके, यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये सामंत है, वो मुखिया था पूरे ठिकाने का। ठाकुर साहब क्या हो, जैसे सरपंच होता है आज गांव का, उसी प्रकार।
तो इस ठिकाने का सामंत कौन था? कृष्ण सिंह था। राजा कौन था? फतेह सिंह था। और आंदोलन किसने किया था? तो किसानों ने किया था। अब एक बार देख लेते हैं कि उस समय इस पूरे बिजोलिया आंदोलन में कौन कौन सा सामंत आएगा, कौन कौन से ठाकुर आएंगे, कौन कौन से राजा आएंगे। ये सारे एक बार में देख लेते हैं ताकि आपको पता चले। ओके, तो हम बात करते हैं कि बिजोलिया आंदोलन के दौरान अपने सामंत, ठीक है, बिजोलिया आंदोलन के दौरान सामंत, बिजोलिया आंदोलन के दौरान सामंत कौन कौन थे? भाई बिजोलिया के सामंत कौन कौन थे? बिजोलिया के सामंत कौन कौन थे? बिजोलिया के सामंत थे, एक तो सबसे पहले हुए कृष्ण सिंह। कृष्ण सिंह की मृत्यु होने के बाद उसके पुत्र हुए अपने पृथ्वी सिंह, और पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद हुए केसरी सिंह। केसरी सिंह। अब आंदोलन क्यों हुआ? आंदोलन क्यों हुआ कि ये तीनों ने मिलकर क्या किया? बारी बारी अत्याचार किया। क्या किया? अत्याचार। किन पर किया? जनता पर। इसलिए ये जो जनता है, ये जो किसान है, इन्होंने क्या कर दिया? आंदोलन कर दिया। आई बात समझ में? ये तीन, कृष्ण सिंह, पृथ्वी सिंह और केसरी सिंह, ये तीन सामंत हुए। पहले कृष्ण सिंह हुए, उनकी मृत्यु हो गई, फिर पृथ्वी सिंह हुए, उनकी मृत्यु हो गई, और फिर केसरी सिंह हुए, और खेल खत्म हो गया। यानी कि बिजोलिया किसान आंदोलन केसरी सिंह जी के समय खत्म हो गया। ये तीन सामंत हुए। अब हम देखेंगे मेवाड़ के राजा कौन कौन थे इस बिजोलिया किसान आंदोलन के समय। मेवाड़ के राजा, सॉरी सामंत नहीं, मेवाड़ के राजा कौन कौन थे इस बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान मेवाड़ के राजा, मेवाड़ के राजा, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान मेवाड़ के राजा, कहां के राजा? मेवाड़ के राजा। तो दो राजा हुए। कौन कौन हुए? तो पहले तो हुए फतेह सिंह जी, फतेह सिंह। दूसरे हुए भूपाल सिंह। भूपाल सिंह, ये दो राजा हुए। अब आप एक बात नोटिस कर रहे होंगे कि एक आंदोलन हो रहा है जिसमें तीन सामंत चेंज हो रहे हैं, दो राजा हो रहे हैं। इसका मतलब आंदोलन लंबा चला होगा, आंदोलन लंबा चला होगा। तो सामंत लिख दिए, राजा लिख दिए। अब आंदोलन का टाइम पीरियड लिख दो, समय काल लिख दो। एकदम एक एक बात क्लियर होगी आपके, मजा आ जाएगा। वास्तव में ऐसा तो कोई कोचिंग में भी नहीं पढ़ा होगा जैसा। समय काल लिखो, बिजोलिया किसान आंदोलन का समय काल लिखो। समय काल यानी कब से कब तक हुआ? 1897 को शुरू हुआ और 1941 को खत्म हुआ। ठीक है, ये शुरू हुआ, शुरू और खत्म। अब देख लो कितना लंबा चल रहा है। ओके, यानी कि कितना लंबा चल रहा है। 40 और 3 44 साल, लगभग 44 साल चला। कितना? लगभग 44 ईयर
44 साल चला। ठीक है, चला। अब इस बिजोलिया किसान आंदोलन के जो सामंत थे वो कौन थे? तो कृष्ण सिंह थे, पृथ्वी सिंह थे और अपने केसरी सिंह थे। अब बिजोलिया के बारे में थोड़ी अन्य जानकारी ले लेते हैं कि इस बिजोलिया का प्राचीन नाम, बिजोलिया का प्राचीन नाम विजयावल्ली था। विजयावल्ली, क्या नाम था? विजयावल्ली। ये जो बिजोलिया की जागीर है, ये मेवाड़ का प्रथम श्रेणी ठिकाना था। मेवाड़ का प्रथम श्रेणी ठिकाना था। तो बिजोलिया मेवाड़ का प्रथम श्रेणी ठिकाना था। ठिकाना था। कौन सा था? प्रथम श्रेणी। ठिकानों की 3 श्रेणियां थी। प्रथम श्रेणी जो राजा के एकदम करीब हुआ करते थे, द्वितीय श्रेणी जो राजा के थोड़े से दूर हुआ करते थे, और तृतीय श्रेणी जो एकदम छोटे हुआ करते, जो जागीरें दी हुई थी, ऐसे 1 गांव 2 गांव, ये ठिकानों के अंदर 4 5 10 गांव आते थे ऐसे। तो राजा के बाद अगर कोई सी की चलती थी तो इन सामंतों की प्रथम श्रेणी वालों की चलती थी। इसका मतलब जो बिजोलिया किसान आंदोलन है, ये जो बिजोलिया गांव है, ये ठिकाना है, इसका जो सामंत था वो प्रथम श्रेणी का सामंत था। इसका मतलब राजा के पास इसकी चलती थी। ठीक है। अब ये बिजोलिया की जागीर राणा सांगा ने अशोक परमार को दी थी। यह बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि अशोक परमार नाम का एक व्यक्ति था जो जगनेर से आया था। राणा सांगा की सहायता की थी उसने खानवा के युद्ध में। तो वो राणा सांगा खुश हुए और उसको ये बिजोलिया की जागीर दे दी अशोक परमार को। तो यहां पर ये लिखना है कि बिजोलिया की जागीर, बिजोलिया की जागीर अशोक परमार को राणा सांगा ने दी थी। किसने दी थी? राणा सांगा ने दी थी। राणा सांगा ने दी थी। क्योंकि क्यों दी थी? तो क्योंकि अशोक परमार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता की, राणा सांगा की तरफ से लड़ा, सहायता की। आई बात समझ में? इसलिए ये एक तो प्रथम श्रेणी का ठिकाना हुआ और अशोक परमार ने राणा सांगा की सहायता की, तो राणा सांगा ने इसको अशोक परमार को दे दी थी ये जागीर। तो ये एकदम राजा के एकदम करीबी सामंत हो गया। अब क्या हुआ? ये तो हमें पता चल गया कि बिजोलिया का जो प्राचीन नाम वो विजयावल्ली था। बिजोलिया की जागीर किसने दी थी? राणा सांगा ने दी थी। किसको दी थी? तो अशोक परमार को दी थी। अशोक परमार को क्यों दी? क्यों अशोक परमार राणा सांगा की सहायता करता है खानवा के युद्ध में। ओके, यहां तक चल गया पता। बिजोलिया लगभग 44 साल चला। 1897 में शुरू हुआ और 1941 को खत्म हो रहा है। ठीक है। फिर यहां पर 3 सामंत हुए बिजोलिया के किसान आंदोलन के दौरान, कृष्ण सिंह, पृथ्वी सिंह, केसरी सिंह। 2 राजा हो गए उदयपुर के, मेवाड़ के, फतेह सिंह, भोपाल सिंह। हुई ना एकदम बातें क्लियर। अब हम बात करते हैं कि बिजोलिया आंदोलन 3 चरणों में हुआ था। बिजोलिया आंदोलन 3 चरणों में हुआ था। कितने चरणों में हुआ था?
तीन चरणों में हुआ था। बिजोलिया आंदोलन 3 चरणों में हुआ था। बिजोलिया आंदोलन 3 चरणों में हुआ। बिजोलिया आंदोलन 3 चरणों में हुआ। बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में हुआ। चरणों में हुआ। प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। तृतीय चरण। ओके। प्रथम चरण में सामंत कौन था? तो सामंत था केसरी सिंह। और अंतिम समाप्ति के टाइम कौन था? तो सामंत था अपने, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, यहां तो हो जाएगा कृष्ण सिंह और यहां हो जाएगा केसरी सिंह। यानी शुरू कृष्ण सिंह के समय हुआ और अंतिम खलास हुआ अपने केसरी सिंह के समय। तो मेवाड़ के राजा तो फतेह सिंह के समय शुरू हुआ, फतेह सिंह, और खत्म हो गया भूपाल सिंह के समय। बस 2 राजा हुए। ठीक है, ये बात हो गई। अब हम देखते हैं कि प्रथम चरण में कौन कौन से थे। प्रथम चरण में कौन कौन से थे? प्रथम चरण में कौन कौन थे? तो प्रथम चरण में नेता कोई नहीं था, सब लोकल लोग थे। कौन कौन थे? लोकल लोग थे। लोकल लोग यानी स्थानीय नेता थे, स्थानीय नेता। ओके, तो ये एक बार लिख दिया। इसके आगे लिखना है कि ये किसान आंदोलन धाकड़ जाति के किसानों ने किया। धाकड़ जाति के किसानों ने किया। किन्होंने किया? धाकड़ जाति के किसानों ने किया आंदोलन। ओके, क्या हुआ कि जो मेन बात है वो ये है, मेन बात ये है कि जो सामंत है अपने कृष्ण सिंह जी, वो किसानों पर क्या है अत्याचार कर रहे थे। इसका कारण हम अभी देखेंगे। इसका कारण पहले देख लेते, चलो पहले कारण देख लेते हैं। आ जाओ, आंदोलन का कारण, फिर इसकी स्टोरी आराम से देखेंगे। चलो पहले कारण देख कि बिजोलिया किसान आंदोलन के कारण 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 3-4 है। एक तो 84 प्रकार के लाग बाग, या हम कह सकते हैं कर, टैक्स। 84 प्रकार के कर। एक बेगार प्रथा, बेगार प्रथा। तीसरा लाटा कुंता प्रथा, कुंता प्रथा। ये 3-4 कारण थे। ठीक है, 84 प्रकार के टैक्स लेते थे जनता से। 84 प्रकार के टैक्स लेते थे कौन? सामंत। बिजोलिया के जो सामंत थे वो 84 प्रकार के टैक्स लेते थे। अलग अलग प्रकार के टैक्स लेते हैं, जैसे आज भी लेते हैं, हमारी सरकार आज भी लेती है। इनकम टैक्स, रोड टैक्स, टोल टैक्स, है ना, बिजली पर टैक्स,
गाड़ी खरीदो टैक्स, कपड़ा खरीदो टैक्स, चॉकलेट खरीद लो टैक्स, है, एक पेन खरीद लो वो भी टैक्स, सब पर टैक्स लगता है। कोई चीज बनाओ टैक्स, बेचो टैक्स, रहो तो टैक्स, मरो तो टैक्स, जीवो तो टैक्स, सब टैक्स लगता है। तब जाकर सरकार के पास रेवेन्यू इकट्ठा होता है। सरकार खुद तो कमाते नहीं है भाई, नेताजी कोई खुद के घर से पैसा थोड़ी डालते हैं, हमारे पैसे को इकट्ठा करके हम ही पर लगाते हैं, ठीक है, तो वो टैक्स हो जाता है। इसी प्रकार उस समय भी टैक्स चलता था, लेकिन उस समय इतना इनकम टैक्स वगैरह, इतना टैक्स, रोड टैक्स वगैरह नहीं होता था। सब चीज आती थी किसानों पर, क्योंकि इनकम का एक ही सोर्स था, खेती। उद्योग तो बहुत कम थे, लघु उद्योग घर पे बैठ बैठ बनाते थे। अब चप्पल की फैक्ट्रियां नहीं थी, घर पे बनते थे, लकड़ी का आइटम बनते थे, मटकियां घर पे बनती थी। आजकल तो बहुत चीजें बनती है, तो आज के समय में टैक्स लेना आसान हो जाता है। लेकिन उस समय सिर्फ और सिर्फ किसान था, सबसे ज्यादा कमाने वाला किसान ही था, यानी ज्यादा मेहनत करता था, उपज होती थी उससे, तो उससे टैक्स ले लेते थे। तो 84 प्रकार के लाग बाग, 84 प्रकार के कर लगाते थे किसानों पर, 84 प्रकार के अलग अलग प्रकार से। ओके, बेकार प्रथा। अब राजा के घर पे कोई काम हुआ, मतलब सामंत के घर पे कोई काम हुआ, ठाकुर साहब के कोई घर पे काम हुआ, कि भाई कुछ भी काम हो गया, साफ सफाई करानी है, अपना घर बनवाना है, अपना कुछ भी करवाना है, तो भाई क्या करो कि मजदूर लाओ, फ्री में, फ्री मजदूर लाओ, जाओ गांव में और 4-5 को पकड़ लेकर आओ, 10 को, जितने आवश्यकता पकड़ के लेकर आओ। तो वहां जाते थे राजा के आदमी, ए भाई तुम चलो, तू चल, तू चल, तू चल, तू हटा कटा, तू भी चल, तू भी चल, तू भी चल, ऐसे करके 10-15 को लेके आते थे, काम कराते थे जबरदस्ती। जो नहीं करता था उसको मारते थे, कोड़े मारते थे, जेल में डाल देते थे। तो ऐसे में फिर वो फ्री में काम करते थे, उसे बेगार कहते थे। क्या कहते थे? बेगार। पैसा ऐसा कुछ नहीं लेना देना, ना लेना, बस जबरदस्ती काम करवाओ, खाना तक भी नहीं देते थे, तो फिर वो बेगार हो जाए, यानी कि किसी प्रकार का मूल्य नहीं चुकाते थे, फ्री में काम करो जबरदस्ती। एक तो मन से करते, चलने में तेरा हाथ रखा, वो बेगार नहीं होती। जबरदस्ती काम करना ही नहीं चाह रहा व्यक्ति, जबरदस्ती मारकर काम करा रहे, ऐसा कर, तो फिर वो बेगार हो जाती। तो बेगार प्रथा बहुत खराब चीज है। एक तो बेचारा टाइम बर्बाद होता है, खुद का काम छोड़कर तेरे काम करता है, और उसका पैसा भी नहीं मिलता, उल्टा मारता है जो अलग, इतना तो कौन सा है। तो ये बेगार प्रथा हो जाती थी। फिर लाटा कुंता। अब लाटा कुंता क्या होता है? लाटा और कुंता सबसे एकदम खराब प्रथा थी। कभी सुना होगा, मारवाड़ी में हमारा एक कहावत है कि लेखा तो लाटा में देखी जाए, या लेखा लाटो में रहीला है, लेखा लाटो में की कर रहीला। इनो भी एक बहुत बड़ो कारण है। लाटा क्या होता है कि मान लो ये एक खेत है, लाटा क्या होता है, तो ये देख लो एक खेत है, इस खेत में सब फसल खड़ी है। क्या खड़ी है? फसल खड़ी है, ठीक है। अब ये खेत है, ये जमीन है, वो किसान की नहीं है, वो जमींदार की है। जमीन किसकी हो गई? जमीन सामंत की। किसकी हो गई? सामंत की हो गई। वो एक डायलॉग है, वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, कि जमीन जमींदार की, फसल जमींदार की, धान जमींदार का, सब जमींदार का, सब, मतलब वो डायलॉग मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन सब कुछ जमींदार का है वो डायलॉग। ये डायलॉग में पूरे वास्तविकता बता देता है, वो वाला डायलॉग मतलब यहाँ पर सेट होता है। यानी जमीन किसकी है? जमींदार की। किसान क्या करेगा? खेती करेगा। अब ये फसल है, इसको कह दिया भाई कि जमीन का मुझे किराया देना है, मुझे हिस्सा चाहिए। तो जमींदार ने कह दिया कि आधा तेरा और आधा मेरा। यानी जो फसल होगी, जैसे 50 बोरी हुआ, 50 बोरी, तो 25 बोरी तो किसान की हो जाएगी, और 25 बोरी जमींदार की हो जाएगी, ऐसा। यानी जमीन दे रहा हूं तो मुझे किराया दो। पहले के जमाने तोल बहुत कम चलते थे, किलो तोल बहुत कम चलते थे। पहले चलते थे, एक माप आता था ऐसा गोल, अपना तपेली जैसा आता, बड़ा लकड़ी का माप आता था। फिर वो राजा का या सामंत का आदमी आता, अधिकारी आता,
और माप लेकर आता और एक माप किसान को, एक माप सामंत को, एक माप किसान को, एक माप सामंत को। उस माप से माप कर आधा 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 करके, ये आधा तेरा, ये आधा मेरा, वो माप आता था, उस माप से करते थे। ठीक है, उस माप से आधा आधा कर दे, आधा फसल ले जा भाई, तू किसान, तूने मेहनत की है और मेरी जमीन थी, मेरे सामंत की जमीन थी, मैं तो अधिकारी हूं भाई, मैं तो तनख्वाह पर हूं, ये मेरे सामंत का बैलगाड़ियां भर के सामंत ले जा रहा है अपने रावड़े पे। ये ऐसा होता था। ठीक है, इसे लाटा कहते थे। बड़ा सा एकदम मस्त बनाते थे, जमीन बड़े नीप पोत के एकदम मस्त करते थे, कड़क जमीन पर धान खाली होता था, पूरा बोरिया का बोरिया धान खाली होता था। वहां पर भी माप लेकर वो अधिकारी आता, उस अधिकारी का भी एक अलग ही वट था भाई। सामंत का अधिकारी माप लाटा करने आ रहा है तो फिर वो तो उसका भी वट अलग ही था। वो आता था, फिर बैठता था, फिर एक तरफ किसान बैठता था, एक तरफ वो अधिकारी, एक माप किसान को, एक माप इधर, एक माप किसान को, एक माप सामंत को, ऐसे करते वो आधा आधा बांट कर ले जाते थे। इसे लाटा कहते थे। और फिर लाटों में फिर हिसाब हो जाता, किसान को अपना मूल्य मिल जाता था। तो फिर वो कहते हैं लेखा लाटों में रही ला, लेखा हो गया भाई, जो हिसाब किताब है लाटे में आ जाना। लाटे में किसान के पास फसल आ गया, पैसा आ गया, अब वो हिसाब कर सकता है किसी का भी, इसलिए लेखा लाटों में रही ला, ये तो लाटा इसे कहते हैं। ये तो लाटा का तो पता चल गया भाई, आधा आधा कर रहा है, लाटा हो रहा है। अब कुंता क्या होगा? अब इतने दिन तो माप से चल रहा था, माप आता था भाई, आधा तेरा आधा मेरा। फिर अंग्रेजी सरकार ने एक और काम कर दिया कि अंग्रेजी सरकार ने कह दिया भाई कि जो टैक्स लोगे आप, वो रोकड़ में लोगे। कैसे? रोकड़ में। अब तक तो दान ले जाते थे राजा के घर पे, सामंत के घर पे, दान चाहता था। अब भाई मुझे दान आन नहीं चाहिए, मुझे तो रोकड़ चाहिए, रुपया दो। क्योंकि राजा को ब्रिटिश सरकार को देना पड़ता था, और राजा के पास धन कहां से आएगा? तो सामंत देता था, और सामंत के पास कहां से आएगा? किसान से। तो किसान सामंत को देता, सामंत राजा को देता, और राजा ब्रिटिश सरकार को देता। अब ब्रिटिश सरकार ने कह दिया भाई मुझे दान नहीं चाहिए। ब्रिटिश सरकार वाले दान क्या, अंग्रेज बेचारे 2-4 रोटी खाने वाले, पिज्जा बर्गर खाने वाले, बोरिया के बोरिया दान को क्या करे हैं? तो वो तो कहते मेरे को तो मनी दो, मनी है, आई लव रुपया रुपया रुपया, अपना सपना मनी मनी। तो व्यापारी थे ब्रिटिश सरकार, तो व्यापारी थी, तो उसको तो पैसा कमाना था, तो वो बोला भाई टैक्स हमें तो रोकड़ दो। अब ब्रिटिश सरकार को रोकड़ टैक्स चाहिए, तो राजा को भी रोकड़ चाहिएगा, और राजा को रोकड़ चाहिएगा तो सामंत को भी रोकड़ चाहिएगा, और सामंत को रोकड़ चाहिएगा तो कहां से आएगा? किसान से। और किसान क्या करेगा? उब घड़ी में जल्दी जल्दी में फसल बेचेगा, और जब फसल जल्दी जल्दी बेचेगा तो बाणिये होते थे, आड़तीय होते थे, वो सस्ते में फसल को खरीदते थे, और इसलिए उस बेचारे किसान की फसल सस्ते में बिकती थी। उल्टा लेना हो जाता था, कभी कभी तो पैसे नहीं होते थे, तो टैक्स चुकाने के लिए लेना लेकर टैक्स चुकाते थे। इतनी गंभीर हालत हो गई थी। तो कुंता क्या होता था? अब हम कुंता की बात करते हैं। कूंतना यानी कि अंदाजा लगाना। एक मारवाड़ी भाषा है कुंता या कूतना, उसे हम कहते हैं, कूतने का मतलब होता है अंदाजा लगाना, किसी भी चीज का अंदाजा लगाना। जैसे कि एक बोरी गेहूं पड़ा है, अब हमने तोला तो नहीं है, अब एक बोरी में 101 किलो भी हो जाए, 105 किलो भी हो जाए, 95 किलो भी हो जाए, 90 किलो भी, अंदाजे से पड़ा है। अब जैसे मुझे किसने पूछ लिया कि भाई श्रीकांत ये कितना हो जाएगा, तो मैं अब कूदूंगा उसको, दूर से बैठा बैठा अंदाजा लगाऊं, इसे कूदना कहते हैं। जब मैं अंदाजा लगाऊं, मैं कहूंगा साहब ये तो लगभग 100 किलो का आसपास हो जाएगा, लगभग 100 किलो हो जाएगा, लगभग 100 किलो हो जाएगा। मैंने ऐसा बोला है, मैंने अंदाजा लगाया है, और जो अंदाजा लगाते हैं उसे कूदना कहते हैं। तो यहां पर क्या रोल है कूदने का? जब वो अधिकारी आता था, पहले तो लाटा करता था माप से, अब वो अधिकारी आता है, वो कहते हैं मेरे को टाइम नहीं भाई, सरकार सीधा पैसा मांगते रोकड़ में, मुझे कोई लाटा आटा करना नहीं, मैं तो अंदाजा लगाता हूं तेरी खड़ी फसल का, जो पूरी खड़ी फसल है, पूरा खेत में खड़ी है, उस फसल का अंदाजा लगाता हूं, तेरी 100 बोरी हो जाएगी, चल 50 बोरी सामंत को दे देना, वो जाए वो जाए वो जाए। अब पीछे किसान के भले 75 निकलो, 60 निकलो, 30 निकलो, 2 निकलो, उसको तो 100 बोरी के हिसाब से 50 बोरी का पैसा चुकाना है सामंत को। इसे कूदना कहते थे। अधिकारी आता था कि भाई किसान
कहाँ है तेरी फसल, कि ये रही, ठीक है, ये तो तेरी 100 बोरी हो जाएगी, इसका 50 बोरी सामंत का हिस्सा। अब किसान कुछ बोल भी नहीं सकता, बोले तो मार पड़े, इसलिए ये लाटा कुंता खराब हुआ। लाटा माप से ले जाते थे, फिर कुंता कर दिया, कूट कर अंदाजे से, फिर उसको एक तो बेचो और 100 बोरी के हिसाब से पैसे दो, किसान घाटे में जाता था, इसलिए किसानों ने आंदोलन किया। आई बात समझ में, लाटा कुंता क्या होता है, तो ये कारण था। अब 3 प्रकार के टैक्स पढ़ेंगे हम, 3 प्रकार के क्या पढ़ेंगे, टैक्स। 3 प्रकार के हम टैक्स पढ़ेंगे कि कौन कौन से टैक्स किस किस सामंत ने लगाए। मेन 3 प्रकार के हैं, इसलिए ठीक है। अब 3 प्रकार के हम टैक्स पढ़ते हैं, 3 प्रकार के टैक्स। पहला हो जाएगा चौरी कर, सॉरी 3 नहीं 2 प्रकार के टैक्स हो जाएंगे, एक तो चौरी कर हो जाएगा और एक हो जाएगा तलवार बंदाई कर। तलवार बंदाई कर, ये 2 प्रकार के हम टैक्स पढ़ेंगे। चौरी कर में क्या होगा कि चौरी कर में, चौरी क्या होती है पहले तो ये बताऊं कि चौरी होती है जो मंडप होता है ब्याह का, उसे चौरी कहते हैं, ठीक है। अब चौरी किसके घर पे मंडेगी, तो जो लड़की का बाप होगा उसके घर पे। लड़की की शादी के समय टैक्स लगेगा, इसलिए चौरी कर। यानी जब कभी आप लड़की का ब्याह करेंगे, लड़की की शादी करेंगे, लड़की की शादी के समय टैक्स कर। ये किसने लगाया, तो ये लगा दिया अपने कृष्ण सिंह ने। किसने लगा दिया, कृष्ण सिंह ने। तो कृष्ण सिंह ने ये चौरी कर लगाया तो किसान नाराज हुए। किसान नाराज हुए तो किसानों ने गांव छोड़ना शुरू कर दिया, गांव छोड़ के चले गए, खेती नहीं की, बहुत सारा विरोध भी किया। तो कृष्ण सिंह ने बाद में इस कर को, चौरी कर को हटा दिया। फिर एक नया सामंत हुआ पृथ्वी सिंह, जो कि गोद लिया हुआ था। पृथ्वी सिंह, इस पृथ्वी सिंह ने तलवार बंदी कर लगा दिया, यानी कि जैसे सामंत, नया सामंत बनेगा उसका टैक्स लगेगा। यानी सामंत तो खुद बन रहा है, खुद शासक बन रहा है और टैक्स जनता से ले रहा है, इसे तलवार बंदी कर देते। ओके, ये तलवार बंदी और चौरी कर। तो सामंत बनने पर टैक्स, सामंत बनने पर कर किसने लगाया, पृथ्वी सिंह ने। अब इतना सब कुछ हो गया, तलवार बंदी कर, चौरी कर, 84 प्रकार के कर अलग से, बेगार, लाटा कुंता, इतना सब कुछ सहन कर कर भी आप कितना सहन करेंगे। तो फिर विरोध किया, और विरोध किसने किया, अब मेन चीज शुरू होती है कि विरोध किसने किया और कैसे किया। विरोध, आंदोलन। आंदोलन किसने किया, आंदोलन किसने किया भाई, आंदोलन किसने किया। आंदोलन की हम बात करें तो आंदोलन किया धाकड़ जाति के किसानों ने। कैसे किया, तो गिरधरपुरा नाम का गांव था। गिरधरपुरा गांव में एक मृत्यु भोज था। क्या था, मृत्यु भोज। क्या था, मृत्यु भोज था।
गिरधरपुरा में एक मृत्यु भोज था। मृत्यु भोज पर सब पंच लोग भिड़े हुए, पंच लोगों में भिड़ा हुए और बातें चीतें हुई वहां पर। कहने लगे भाई ये सामंत है, इतना टैक्स लगा रहा है, वो कर रहा है, हमारे तो इधर काल पड़ रहा है, फसलें नहीं हो रही, फसलें कम पैसों में जल्दी जल्दी बेचनी पड़ते हैं, रोकड़ में टैक्स देना पड़ता है, इतना सब कुछ हो रहा है। तो वहां पर एक बंदा था, साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास सामंत के यहाँ पुस्तकालय में नौकरी करता था, लाइब्रेरी में नौकरी करता था। कहां पर? पुस्तकालय में। पुस्तकालय में नौकरी करता था तो पढ़ा लिखा था। तो उसने कहा भाई उन सब पंच लोगों को, धाकड़ जाति के किसानों को कहा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, आप इस सामंत की क्या करो, शिकायत कर दो। तो किसानों ने पूछा सामंत की किसके सामने शिकायत करे, सामंत तो खुद बहुत बड़ा व्यक्ति है। तो साधु सीताराम दास ने कहा ऐसे नहीं, उदयपुर में राजा बैठते हैं फतेह सिंह जी, उनके पास जाओ और इस सामंत की, कृष्ण सिंह की आप शिकायत करो। तो साधु सीताराम दास के कहने पर शिकायत किया। तो मान लिया, आप किसको भेजे शिकायत? बड़े एकदम मुस्टंडे आदमियों को भेजो जो होशियार भी हो और दमदार भी हो। तो दो बंदों को भेजा, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल। ये दो बंदे गए फतेह सिंह जी के पास, उदयपुर दरबार में गए। वहां पर कहा कि राजा साहब हमारे यहाँ पर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, हमारे सामंत हैं जो हमसे इतने प्रकार के कर लेते हैं, हमारे साथ इतना दुर्व्यवहार करते हैं, अत्याचार करते हैं, हमसे जबरदस्ती बेजार कराते हैं, सब सारे प्रॉब्लम सुनाई। अब फतेह सिंह जी ने सुना तो कहा भाई जांच होगी इसकी, बिना देखे तो कोई चीज कर नहीं सकते। शासन व्यवस्था होती है, शासन व्यवस्था, एक घर संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता, तो देश संभालना बहुत खतरनाक चीज होती, शासन करना और भी खतरनाक चीज होती। तो उन्होंने कहा भाई एक जांच आयोग भेजेंगे, और जांच आयोग ने एक अधिकारी को भेजा, हामिद को। किसको भेजा? हामिद नाम के एक अधिकारी को भेजा। और वो हामिद आता है और हामिद कहता है किसानों की बातें सही है। हामिद किसानों के हित में रिपोर्ट बनाता है और राजा के पास भेजता है, लेकिन उसका कोई ज्यादा असर नहीं होता है। हामिद की बातें खारिज हो जाती है। वो कृष्ण सिंह जी एक दो चार कर माफ करते हैं और वो वापस हो जाता है मामला गड़बड़। तो ये प्रथम चरण पढ़ रहे हैं। प्रथम चरण में क्या होता है? तो पहला चरण, प्रथम चरण क्या चल रहा है? प्रथम चरण। प्रथम चरण कहां से कहां तक चला? तो 1897 से 1915 तक। ठीक है। नेता कौन कौन थे? तो साधु सीताराम दास, साधु सीताराम दास, नानजी पटेल, ठाकरी पटेल। ये सब कौन थे? तो स्थानीय नेता थे। कौन थे? स्थानीय नेता। अब गिरधरपुरा गांव में धाकड़ जाति के लोग इकट्ठा हुए। इकट्ठा हुए फिर क्या? साधु सीताराम दास, साधु सीताराम दास के कहने पर या सुझाव से के कहने पर नानजी पटेल व ठाकरी पटेल मेवाड़ महाराणा, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास जाते हैं। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास जाते हैं। महाराणा हामिद नामक व्यक्ति को
जांच के लिए भेजते हैं। ओके, ये बात हो गई। साधु सीताराम दास नानजी पटेल ठाकरे पटेल ये स्थानीय नेता थे। गिरधरपुरा में गांव में मृत्यु भोज पर इकट्ठे हुए सब धाकड़ जाति के लोग थे। साधु सीताराम दास के कहने पर नानजी पटेल और ठाकरे पटेल महाराणा फतेह सिंह के पास जाते हैं। महाराणा हामिद नामक व्यक्ति को जांच के लिए भेजते हैं। महाराणा हामिद नामक व्यक्ति को जांच के लिए भेजते हैं। जांच होती है, जांच में पता चलता है कि किसानों की बातें सही है, लेकिन दो चार कर माफ करते हैं और किसान ठंडे हो जाते हैं। अब कल पढ़ेंगे हम दूसरा चरण, जिसमें हम विजय सिंह पत्ती, जमनालाल बजाज, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। यदि वास्तव में मजा आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद।